तो शुरू करते हैं आज की यह साहित्यिक कड़ी छायावाद के इस प्रश्न के साथ। देखिए 1 से लेकर 100 तक प्रश्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे आगे के 100 प्रश्न आज की इस कड़ी में हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, छायावाद का वास्तविक आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? झरना, अनामिका, आंसू या फिर इंदु? तो छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है आंसू से। यह कृति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी है। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि और यूं कहें कि सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। और यह रचना उनकी जो आंसू कृति है, इसी से वास्तविक अर्थों में छायावाद का आरंभ भी माना जाता है। इस कृति को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। और वैसे भी जयशंकर प्रसाद के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए, ये बहुत बड़े नाम होने के साथ साथ एक निर्माणकर्ता और छायावाद के प्रवर्तक कवि भी गिने जाते हैं, क्योंकि प्रसाद युग इन्हीं के नाम पर पड़ा, राइट। और इसके साथ साथ ही आपको याद होगी आंसू काव्य संग्रह की वो पंक्तियां कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। ठीक, तो इस तरह की इस आंसू काव्य संग्रह की ये जो गीतात्मक काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का, इसमें बहुत सारी इस तरह की पंक्तियां हैं जो बड़ी प्रसिद्ध रही अपने समय में और आज भी बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तरनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? विकल्प है नाव, सूर्य, युवती या फिर नदी। इस प्रश्न को देखकर यानी कि इसके विकल्पों को देखकर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यदि आपको तरनी शब्द का वास्तविक अर्थ पता नहीं होगा तो। कुछ समझ सकते हैं कि नाव होगा, तो जी नहीं, युवती भी नहीं होगा और नदी भी नहीं होगा। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि जो इस तरह से तरनी लिखा जाता है ना, जिसमें ण को बड़ी ई की मात्रा होती है, उस शब्द का अर्थ होता है तरनी, यानी कि तारिणी, जलयान, नाव, ठीक है, बेड़ा, इस तरह के अर्थ होते हैं, यानी कि नाव। लेकिन उसमें कैसी मात्रा होगी तरनी में? बड़ी ई की। लेकिन यहाँ पर है छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो इस तरनी शब्द का अर्थ है सूर्य। विकल्प बी सही उत्तर। ठीक, तो आपने ध्यान रखना है। गरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत, सरल, विरल या अगम? तो गरल शब्द का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक या उल्टा शब्द होगा आपका अमृत। किसी ग्रंथ या पुस्तक के आरंभ का वक्तव्य क्या कहलाता है? उपकथन नहीं, उत्कथन भी नहीं, संबोधन भी नहीं, यह कहलाता है प्राकथन। ठीक है, किसी भी ग्रंथ या पुस्तक का जो आरंभ का वक्तव्य होता है, जो शुरू में दिया गया होता है लिख के, ठीक है, उसे प्राकथन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आतिथ्य शब्द का सही विकल्प क्या होगा? घर आए अतिथि का आदर सत्कार करना, अतिथि बनकर घर आया व्यक्ति, या फिर जिसका आतिथ्य स्वीकार किया गया हो उसे कहा जाता है आतिथ्य, या जिसके घर अतिथि आया हो। तो जी हाँ, आप सही समझे, विकल्प डी, जिसके घर अतिथि आया हो उसे ही हम आतिथ्य कहते हैं। इंटरेस्टिंग मुहावरा देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, या फिर रंग बिरंगा होना। तो मतलब आधा तीतर आधा बटेर, जिसका कोई मेल ही ना हो, वो बेढंगा सा हो, है ना, तो इसीलिए बेमेल या बेढंगा होना ही आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ होगा। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। आप कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसा क्यों? ठीक है, और न्यू सब्सक्राइबर सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को, और शेयर भी करें तथा साथ साथ अपने ओपिनियन भी देते जाएं कमेंट बॉक्स में। ठीक, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं जो मैं प्रैक्टिस सेट वाइज आप सबके समक्ष रख रही हूँ। तेल देखो तेल की धार देखो, लोकोक्ति का अर्थ बताना है यहाँ पर। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना,
या फिर लापरवाही करने से नुकसान होना, या फिर रुख पहचानना। क्या अर्थ होगा इसका? तो देखिए, तेल देखो तेल की धार देखो, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा रुख पहचानना, यानी कि किस तरफ रुख है हवा का। ठीक है, बात क्या है और क्या कहना चाहती है उसको सही से पहचानना ही तेल देखो तेल की धार देखो लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध होगा यहाँ पर? हमें अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें अपने गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, या हमें अपने गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो देखिए, सही विकल्प होगा विकल्प सी, हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग वाक्य हो जाएंगे। वर्तनी शुद्धि संबंधी प्रश्न है, शुद्ध शब्द का रूप कौन सा होगा? यानी कि ज्योत्सना यहाँ पर उदाहरण है, तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? देखिए, आधा ज, फिर य को ओ की मात्रा, फिर आधा त, फिर आधा स, और फिर न, यानी कि न को आ की मात्रा और इस तरह से ना। इस तरह से उचित शब्द ज्योत्सना लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखना है कि कौन से विकल्प में सही शब्द रूप लिखा हुआ है, विकल्प बी में। ठीक, तो याद रखना है, ये छोटे छोटे शब्द ही अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, इनके बारे में हमें सही तरीका इनका पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन सा शब्द लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न भी वर्तनी शुद्धि से ही संबंधित है कि रचयिता कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द लिखा जाता है रचयिता, इस तरह से। ठीक है, रचयिता, य को छोटी की मात्रा लगती है, तो यहाँ पर विकल्प ए में सही शब्द होगा। इसके ऊपर बिंदी भी यहाँ पर लग गई है बाय मिस्टेक, लेकिन बिंदी नहीं होगी, उचित शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, बाकी जो लिखे हैं ये सारे रॉन्ग हैं, तो आपने ध्यान रखना है। संधि से संबंधित प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद करना है, यानी कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद यहाँ पर कौन से विकल्प में सही होगा? प्रत्येक। ठीक है, प्रति, धन, एक, ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, यण संधि का यह उदाहरण है, तो यहाँ पर प्रति, धन, एक सही उचित संधि विच्छेद होगा प्रत्येक शब्द का। ओके, तो कौन से विकल्प में है यह? विकल्प डी में। दिग्गज में कौन सी संधि है? दिग्गज शब्द में, तो इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। और यदि हम इसका संधि विच्छेद करना चाहें तो दिक, धन, गज। ठीक, दिक, धन, गज के योग से यह दिग्गज शब्द बना है। अब देखिए, दिक का क, ठीक है, और आगे ग के साथ जब इसका मेल हुआ, क प्लस ग का, ठीक है, दिक के क का गज के ग से जब मेल होता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? इस तरह का ग बन जाता है। ठीक, आधा ग और पूरा ग, तो इसीलिए दिक, धन, गज के मेल से दिग्गज यह व्यंजन संधि बनती है, यह शब्द बनता है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। ओके, यहाँ पर विकल्प बी होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गई है, तिल पुरुष लिखा गया है, लेकिन इसमें तत्पुरुष समास होगा राजपुत्र में, यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। अब तत्पुरुष समास की पहचान तो आपको पता ही है। ठीक है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। इसमें जो उत्तर पद होता है ना, जैसे राजपुत्र है, देखिए इसमें राजपुत्र में जो पुत्र शब्द है यह उत्तर पद है। ठीक, और यही प्रधान है, इसी का मेन महत्व यहाँ पर है कि राजा का पुत्र। लेकिन इस पुरुष की पहचान ये है कि इसमें जो कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो का को हटा के इसमें हमने सीधे राजपुत्र लिख दिया, शॉर्ट कर दिया, इसको संक्षिप्त कर दिया। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर यह होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण।
जहाँ पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास की तो आपको पहचान है ही, जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ, पीताम्बर, इस तरह के विशेष अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक, या पंकज, कमल नयन, इस तरह के इसके शब्द होते हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोष्ठक के भीतर दिए गए चिन्ह का क्या नाम है, या क्या नाम होता है जो अक्सर कोष्ठक के भीतर लिखे जाते हैं? ठीक, क्या अल्प विराम कहा जाता है उनको? ठीक है, निर्देश चिन्ह कहा जाता है, या फिर योजक चिन्ह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए उन्हें अर्ध विराम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोष्ठक के भीतर इस तरह से हम लिखते हैं, है ना, तो अर्ध विराम कहा जाता है इसको। ठीक, अर्ध विराम जो कोष्ठक के अंदर होते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कैसा वाक्य है? आपने वाक्य पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में और वाक्य के भेदों से भी आप अच्छे से परिचित होंगे। ठीक, कुछ साधारण वाक्य रहते हैं, कुछ सरल वाक्य रहते हैं, कुछ संयुक्त वाक्य रहते हैं, ओके, कुछ मिश्र वाक्य रहते हैं, तो उनकी पहचान हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है। ठीक है, मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सरलता साधु का चिन्ह है, गलत। सरलता साधु का बल है, यह भी गलत। सरलता साधु का स्वभाव है, यह भी गलत है। सरलता साधु का लक्षण है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदी में किसी एक सूत्र, बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करने को क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन, प्रारूपण, सारांश या फलवन? देखिए ध्यान से आपने यह पंक्ति पढ़नी है कि हिंदी में एक सूत्र या बिंदु होता है या संक्षिप्त किसी चीज का विषय होता है, उसे बिल्कुल बारीकी से विस्तार से प्रस्तुत करने को कहा जाता है फलवन। ठीक, प्रतिवेदन नहीं कहा जाएगा, प्रारूपण भी नहीं कहा जाएगा, सारांश भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे फलवन कहा जाएगा। राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं। इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा? क्या घनिष्ठ होगा? नहीं। मित्र होगा? नहीं। है होगा? नहीं। और यहाँ पर क्या होगा? एक अव्यय शब्द कहलाएगा। देखिए अव्यय शब्द कौन होते हैं? हिंदी ग्रामर में आपने पढ़े होंगे, जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जो वाक्यों के बीच में लगते हैं, जैसे और, से, क्यों, क्योंकि, है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इसीलिए, ये सारे अव्यय शब्द होते हैं जो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो राहुल और रवि के बीच में यह और जो शब्द है, यह कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। ठीक, वह पढ़ रहा होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए काल के भेद, काल के रूप आपको पता होंगे, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य, तात्कालिक, है ना, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये काल आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर है तो यहाँ वर्तमान काल का उदाहरण, लेकिन कैसा है? क्या सामान्य है या तात्कालिक है? तो जी नहीं, ना यह सामान्य है ना तात्कालिक है, बल्कि यह संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है कि वह पढ़ रहा होगा। मतलब पढ़ रहा होगा, सही से पता नहीं है, थोड़ा सा संदेह है कि शायद वह पढ़ रहा होगा, है ना। पंकज शब्द किस प्रकार का शब्द है? क्या रूढ़ शब्द है, यौगिक है या योग रूढ़ है? देखिए आपको मैंने बताया था कि रूढ़ शब्द कौन होते हैं, यौगिक कौन होते हैं और योग रूढ़ कौन होते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिखती हूँ, जैसे कि मैं लिख देती हूँ जल या पानी। ठीक है, पानी लिख दिया या मैंने जल लिख दिया, तो यह कैसा शब्द है? यह रूढ़ शब्द है। ठीक, क्योंकि अगर हम जल को अलग अलग कर देंगे, ज और ल को अलग अलग, तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा, ना ही ज का और न ही ल का, ये मात्र एक व्यंजन अक्षर ही तक सीमित रहेंगे। ठीक, लेकिन यदि इसी शब्द को मैं यौगिक में बदलना चाहूँ या कुछ और उदाहरण के साथ, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे विद्यालय,
विद्यालय। तो विद्यालय एक यौगिक शब्द हो जाएगा, विद्या प्लस आलय के योग से बना हुआ, दो शब्दों के योग से। ठीक, और यहाँ पर देखना है हमें योग रूढ़ का अर्थ। तो देखिए योग रूढ़ शब्द का जो उदाहरण होगा वह होगा आपका पंकज। यहाँ पर बताया भी गया है ना, पूछा भी गया है कि पंकज किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए पंकज है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण। कैसे? क्योंकि योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो एक विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध होते हैं। जैसे वही शब्द ले लेती हूँ मैं जो कर्मधारय समास के उदाहरण भी रहते हैं, दशानन, लंबोदर, पंकज, है ना। तो इस तरह के ये जो विशेष अर्थ वाले शब्द होते हैं, जो विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं, अन्य शब्दों के मेल से जो बने होते हैं, ठीक, जिनका कोई विशेष अर्थ ही लिया जाता है, तो वो योग रूढ़ शब्द हो गए होते हैं। इसीलिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? क्या झूठा आडंबर करना, डींग हाँकना, अधिक दिखावा करना, या फिर मुश्किल से गुजारा करना? तो देखिए मुश्किल से गुजारा करना तो नहीं होगा, अधिक दिखावा करना भी नहीं होगा, डींग हाँकना भी नहीं होगा। तो मतलब घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने। तो इसका सही विकल्प अर्थ होगा झूठा आडंबर करना, अर्थात झूठा दिखावा करना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है? विद्या प्लस आलय नहीं, नमः प्लस कार नहीं, महा प्लस इंद्र महेंद्र नहीं। ठीक है, तो वाक धन ईश यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए वाक धन ईश, असली यहाँ पर क के नीचे हलंत भी होना था। ठीक है, वाक धन ईश, बड़ी ई और श। अब देखिए यहाँ पर ये जो क है, हलंत क प्लस बड़ी ई, इसके योग से क्या बन रहा है? गी बन रहा है। ठीक है, इसके योग से गी बन रहा है, इसलिए वाक धन ईश को जब हमने मेल किया इसका तो वागीश बन गया। ओके, बाकी बात रही इसकी विद्या प्लस आलय विद्यालय, नमः प्लस कार नमस्कार, और महा प्लस इंद्र महेंद्र। देखिए हा का ई से जब मेल होता है तो ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो महेंद्र। ठीक, तो इस तरह से संधियों की पहचान आपको पता होनी चाहिए। महत्व में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तत् प्रत्यय तो नहीं है, तत भी नहीं है, व भी नहीं है। देखिए महत्व शब्द में तव प्रत्यय जुड़ा है। ठीक, प्रत्यय कौन होते हैं? जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं। ठीक है, नया अर्थ प्रदान करते हैं। और तत्, तव, ई, है ना, इस तरह के बड़े बहुत सारे प्रत्यय हैं जो हमारे हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं। पाणिनि ने कौन सा व्याकरणिक ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्यायी नाम का व्याकरणिक ग्रंथ लिखा है पाणिनि जी ने। यज्ञशाला शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्तियां होती हैं, ठीक, जैसे करण, अपादान, करम, संप्रदान, इस तरह से। तो यज्ञशाला में बताना है कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो संप्रदान होगा, यानी कि यज्ञ के लिए शाला। ठीक, संप्रदान का के लिए। ठीक है, इस तरह से इसकी पहचान होती है। और अपादान जो तत्पुरुष समास रहता है वो दो शब्दों के बीच या दो जगहों के बीच या दो चीज़ों के बीच दूरी को बताता है, बिछड़ाव को बताता है, अलगाव को बताता है। और कर्म का के की, ठीक, और करण से के द्वारा, और संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यज्ञशाला शब्द में तत्पुरुष समास होगा। आदमी शब्द किस कोटि का है? देशज, तद्भव, विदेशज या तत्सम? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं? ठीक है, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर कौन कौन से हैं, है ना, और रचना के आधार पर कौन कौन से, इस तरह से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आदमी शब्द पूछा है, तो आदमी शब्द एक विदेशज शब्द है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह क्या पुर्तगाली शब्द है या फिर कौन सा शब्द होगा आदमी। ठीक, कौन सी भाषा का शब्द होगा, या उर्दू का शब्द है, कौन सा है, आप बताएंगे मुझे। ओके,
अठन्नी शब्द में कौन सा समास होगा? देखिए, अठन्नी कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष या नैन तत्पुरुष समास। ठीक, तो कर्मधारय तो नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। द्विगु समास का यह उदाहरण है अठन्नी, यानी कि 8 आनों का समाहार। ठीक, 8 आनों का समाहार। आपको पता है द्विगु समास की पहचान, ऐसा समास जिसमें संख्यावाची क्या रहते हैं? शब्द रहते हैं। ठीक, जैसे त्रिरत्न, चौराहा। तो इसी तरह से अठन्नी 8 आनों का समाहार द्विगु समास का अच्छा परफेक्ट उदाहरण है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, ठीक है, क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, क्योंकि व्यंजन ऐसी ध्वनियां हैं जो बिना स्वरों के बोली ही नहीं जाती, और जबकि स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत। तो देखिए, ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी, प्लुत भी। तो यह तीनों, ठीक है, तीनों स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। कलाधर उपनाम से कविताएं किस कवि ने लिखी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं, भगवती चरण वर्मा भी नहीं, जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, ये कलाधर के नाम से ही शुरू में काव्य रचना करते थे और पहली कविता इन्होंने इसी नाम से लिखी थी। इनका जन्म 30 जनवरी 1890 को, है ना, कहाँ हुआ था? 1890 को काशी में हुआ था। और इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई हिंदी साहित्य के स्टूडेंट इनके बारे में जानता है। लेकिन जो अन्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी हैं, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के बहुत बड़े स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद के ये ब्रह्मा कहे जाते हैं। ठीक, 4 स्तंभों में से एक, और छायावाद के ये प्रवर्तक कहे जाते हैं, है ना। 4 स्तंभ अर्थात जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? देखिए, पुष्टि मार्ग से संबंधित और कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित यह एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था रही है अष्टछाप। इसकी स्थापना की थी गोस्वामी विठलनाथ जी ने। ठीक, ये श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे और 4 शिष्य इन्होंने अपने पिता वल्लभाचार्य के लिए और 4 स्वयं के शिष्य लिए, और इन 8 को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और कब की थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक दुराशा निबंध के लेखक कौन हैं? एक दुराशा निबंध विद्यानिवास मिश्र का तो नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह का भी नहीं है, हरिशंकर प्रसाई का भी नहीं है, बचते हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो जी हाँ, बाल मुकुंद गुप्त का ही निबंध का नाम है एक दुराशा। आपको पता होगा बाल मुकुंद गुप्त, जिनके शिव शंभू के चिट्ठे बड़े प्रसिद्ध रहे। शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे, इन्हीं चिट्ठों में से एक चिट्ठा, यानी कि 6वां चिट्ठा है आपका एक दुराशा निबंध। कौन सा चिट्ठा है? 6वां चिट्ठा। ठीक, बाल मुकुंद गुप्त ने यह किसे समर्पित किए थे? यह चिट्ठे जो लिखकर, है ना, कुछ लेख लिखे थे इन्होंने निबंधों के तौर पर, यह किसे लिखे थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको पहले भी अच्छे से। ठीक, तो उन्हीं शिव शंभू के चिट्ठे नाम से जो 6वां चिट्ठा था, उसी का नाम था एक दुराशा। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी तो नहीं है, विवेकी राय की रचना भी नहीं है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना भी नहीं है। तो एक साहित्यिक की डायरी यह प्रसिद्ध रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। देखिए, मुक्तिबोध जी प्रगतिशील धारा के और नई कविता के मध्य सेतु के तौर पर जाने जाते हैं, इतने प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक, तो इन्हीं की रचना है एक साहित्यिक की डायरी। तेरी मेरी उसकी बात तथा देशद्रोही के उपन्यासकार कौन है? अमृत राय जी नहीं, शिव प्रसाद सिंह भी नहीं है, नागार्जुन भी नहीं है। यह यशपाल के बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, तेरी मेरी
और उसकी बात तथा देशद्रोही। और बता दूं कि तेरी मेरी और उसकी बात के लिए इन्हें वर्ष 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? यशपाल जी को। ठीक, यशपाल जी के निबंध है यह तेरी मेरी उसकी बात, और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की नहीं है, छत्तीसगढ़ की नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, यह बिहार की बोली है अंगिका। देखिए, बिहार हो गया आपका साथी, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, नेपाल का कुछ भाग हो गया, यहाँ पर यह अंगिका बोली बहुत प्रचलित है, यह बोली जाती है। ठीक, पानी शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा या क्या नहीं लिया जाता है? देखिए, जल भी लिया जाता है, ठीक है, इज्जत भी लिया जाता है, चमक भी लिया जाता है, लेकिन आंसू नहीं लिया जाता। ठीक, पानी शब्द का अर्थ बोलते हैं ना, अपना पानी बचाना चाहिए, यानी कि अपनी इज्जत बचानी चाहिए। तो पानी का अर्थ हम साधारण तौर पर जल भी ले लेते हैं, इज्जत भी ले लेते हैं और चमक भी ले लेते हैं। उसने अपना पानी गंवा दिया, मतलब अपनी इज्जत या अपनी चमक गंवा दी। लेकिन जो यहाँ पर आंसू विकल्प है वह आमतौर पर नहीं लिया जाता पानी शब्द का एक अर्थ। ठीक है, तो इसलिए उचित यहाँ पर जो विकल्प होगा वह आंसू ही होगा। शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो यहाँ पर कार्यवृत्त तो नहीं होगा, सूची भी नहीं होगा, अभिलेख भी नहीं होगा, कार्यसूची होगा। देखिए, कार्यसूची को इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो एजेंडा कहा जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ या मिसप्रिंट हो गया होगा या फिर इसी तरह से होगा कि एजेंडा का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, इस तरह से होगा, है ना, तो कार्यसूची होगा। ठीक, विकल्प ए सही उत्तर। अंग्रेजी शब्द रिमार्क्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? सूचना तो नहीं होगा, उपचार भी नहीं होगा, अवशेष भी नहीं होगा, अभियुक्ति हो सकता है। ठीक है, अभियुक्ति या फिर टिप्पणी भी हो सकता है, टिप्पणी और अभियुक्ति। रिमार्क्स शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, यहाँ पे कोई भी शब्द शुद्ध नहीं दिख रहा है मुझे, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। ठीक, कवयित्री यहाँ पर लिखा जाना है, कवयित्री इस तरह से लिखा जाएगा सही शुद्ध शब्द कवयित्री। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा पौ धन अक, यानी कि यहाँ पर पौ के औ का, ठीक है, जब हम पौ शब्द बोल रहे हैं तो औ का आभास हो रहा है, औ की ध्वनि निकल रही है, इसका जब अक के अ के साथ मेल हुआ, ठीक, तो क्या बन गया? आ बन गया, आव। ठीक है, अ का ओ के साथ मेल हो जाने से आ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर पावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पौ धन अक, और यह अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, किस संधि का? अयादी संधि का उदाहरण। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 4 नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? योग, योगरूढ़ और यौगिक, जो मैंने आपको पहले भी बता दिए। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञानवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ज्ञानवती होगा, विकल्प ए सही उत्तर। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? देखिए, यशपाल, कमलेश्वर, मृदुला गर्ग या देवेंद्र सत्यार्थी। तो देवेंद्र सत्यार्थी का यह उपन्यास नहीं है, मृदुला गर्ग का भी नहीं है, यशपाल का भी नहीं है। यह चर्चित उपन्यास है कमलेश्वर द्वारा लिखा हुआ। सन 2000 में इन्होंने यह उपन्यास रचा था। ठीक है, सन 2000 में। और कमलेश्वर को नई कहानी आंदोलन के अग्रदूत भी कहा जाता है, नई कहानी आंदोलन का अग्रदूत कवि। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? कबीर को नहीं कहा जाता, तुलसीदास को भी नहीं, मीराबाई को भी नहीं, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कवि कहा जाता है। भक्ति काल के बड़े ही सर्वश्रेष्ठ कवि, ब्रजभाषा में लिखने वाले कवि, कृष्ण भक्त कवि, हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाने वाले कवि सूरदास जी। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें ही कहा जाता है।
कांगड़ा कलम जो चित्रकला है, चित्रकला शैली है एक तरह की चित्रात्मक शैली, वह मूलतः कहाँ से विकसित हुई है? बसोहली से, अर्की से, बिलासपुर से, तो गुलेर से। ठीक है, सही विकल्प होगा गुलेर। ये कांगड़ा में ही पड़ता है, गुलेर नाम की जगह। तो वहाँ से इस शैली का विकास हुआ है। ठीक है, चित्रात्मक शैली थी यह, और कांगड़ा कलम के नाम से ये बड़ी प्रख्यात हुई। विक्टोरिया ब्रिज कहाँ पर स्थित है? शिमला में नहीं है, धर्मशाला में नहीं है, मनाली में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में यह विक्टोरिया ब्रिज बना हुआ है। विक्टोरिया ब्रिज इसका नाम क्यों है? क्योंकि जो इंग्लैंड में विक्टोरिया ब्रिज है उसी की तर्ज पर सेम हूबहू उसी के आकार, उसी की बनावट के आधार पर यह ब्रिज का निर्माण किया गया है 1877 में। ठीक, सन 1877 में राजा विजय सेन से। ठीक है, राजा विजय सेन थे मंडी के राजा, उन्होंने इस ब्रिज का निर्माण करवाया था विक्टोरिया शैली के आधार पर। ठीक है, सन 1877 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉलमार्ट इस देश में सर्वाधिक बिक्री वाली संस्था है, बताना है किस देश में? चीन में नहीं, इंग्लैंड में भी नहीं, भारत में भी नहीं। ठीक है, अमेरिका में। ठीक, इसी की तर्ज पर अब हम कह सकते हैं कि भारत में या अन्य देशों में बहुत सारे इस तरह से विशाल मेगा मार्ट जैसी मार्ट बन चुके हैं। बट अगर मैं कहूँ कि यह सबसे पहले किस देश की सर्वाधिक बिक्री वाली संस्था है, तो सही विकल्प होगा अमेरिका। देखिए, यह एक अमेरिकी हाइपर मार्केट सुपर सेंटर है जिसमें कि आपको किराना स्टोर टाइप या डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर टाइप यह संस्था होती है जिसको संचालित करती है। ठीक है, तो इस तरह की यह संस्था है जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिक्री वाली संस्था है। विदर्भ इस राज्य का एक भाग है, तो विदर्भ ये एक जगह का नाम है जो कहाँ पर पाई जाती है? आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है यह जगह। ठीक है, यह क्यों विख्यात है? महाराष्ट्र की विदर्भ जो जगह है, कोयला खादान के लिए यह बड़ी प्रसिद्ध है। कोयला खादान पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, महाराष्ट्र की यह एक प्रांत है विदर्भ नाम से। मकराना नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए तो नहीं, पीतल की नक्काशी के लिए भी नहीं, चमड़े का सामान भी यहाँ पर नहीं बनता या मिलता है। तो बचा क्या? संगमरमर। जी हाँ, यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है जिसकी तर्ज पर आपके ताजमहल का निर्माण भी किया है। सफ़ेद संगमरमर यहाँ पर मिलता है। मकराना कहाँ पर पड़ता है? यह राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है, यह स्थान राजस्थान के नागौर जिले में, और सफ़ेद संगमरमर के लिए यह बड़ा ही प्रसिद्ध है। मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो मंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक का बड़ा ही प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक, पश्चिमी तट पर फैला यह बंदरगाह, आपको बता दूं, सबसे गहरा बंदरगाह है और भारत का 7वां बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, 7वां बड़ा बंदरगाह है, और साथ ही गहरे पानी वाला, सभी मौसमों में खुला रहने वाला बंदरगाह है। तो ये इसकी खासियत है जो आपका कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक के मंगलौर राज्य में स्थित है यह। ठीक, भारत का 7वां सबसे बड़ा, पश्चिमी तट पर फैला हुआ, सभी मौसमों में खुला रहने वाला और गहरे पानी वाला, बहुत ही गहरा बंदरगाह है यह। टोडा जनजाति किससे संबंधित है? क्या यह नागालैंड में पाई जाती है? क्या मणिपुर में पाई जाती है? जी नहीं। क्या अंडमान निकोबार में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, बेसिकली तमिलनाडु में। ठीक है, टोडा जनजाति यह एक छोटी सी जाति है। ठीक, और इसमें ज़्यादा प्रमुख द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, और ये यहाँ के जो ये जनजाति है ये ज़्यादातर भैंसों के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। अर्थात इन्होंने भैंसें बहुत सारी पाली होती हैं और जिसके दूध से ही
इनकी अर्थव्यवस्था वहाँ पे पनपती है, बनती है। आप यूं कह सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टर्म्स एज हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कौन सी टर्म यहाँ पर संविधान का दिल और आत्मा नाम से जानी जाती है। क्या संविधान का प्रियम्बल? जी नहीं। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज? बिल्कुल नहीं। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? जी नहीं। तो बचा गया फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे जाने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड साउल। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, क्योंकि देखिए इसमें जो 32 नंबर का आपका आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 32, उसे B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि यह संविधान का हार्ट एंड साउल है। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड साउल है आर्टिकल 32, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। ठीक है, पार्लियामेंट? नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जी नहीं। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल? बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या? सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही यह निर्धारित करता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत यह सारी बातें निर्भर करती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट ही यह डिसाइड करता है। देयर आर डैश्ड एज हाई कोर्ट्स इन इंडिया 14, 18, 21, 24। तो बात करें 2024 की, तो आजकल इंडिया में हाई कोर्ट्स की संख्या है 25। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से राज्य में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में 25वें नंबर का हाई कोर्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, और वैसे भी जो हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 231 के तहत हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आजकल 25 के अराउंड हमारे इंडिया में हाई कोर्ट्स की संख्या है। हु एक्सरसाइज द पावर्स टू डिक्लेयर नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्लियामेंट तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह डिसाइड करता है कि और यह डिक्लेयर करता है कि नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगानी है। ठीक, तो आपने याद रखना है, सही विकल्प होगा प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज, यानी कि हु इज अवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? V.S. संपत, S.Y. कुरैशी, नवीन चावला या फिर H.S. ब्रह्मा। आजकल की बात करें 2024 की, तो आजकल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। और ये इन्होंने देखिए कब किया है इन्होंने ज्वाइनिंग? 15 मार्च 2024 को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये कार्यभार संभाला है। इनसे पहले 15 मई 2022 में राजीव कुमार करके थे हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और बता दूं कि इनका जो टर्म रहता है वो वैसे तो 6 ईयर के लिए होता है, 6 ईयर के लिए कार्यकाल जो रहता है, और ज़्यादा 65 वर्ष की आयु तक रहता है। ठीक है, 65 एज तक रहता है। तो आजकल हैं डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज एसोसिएटेड विद सर्वोदया प्लान? S.N. अग्रवाल नहीं, M.N. रॉय भी नहीं, गुलजारी लाल नंदा भी नहीं। तो बचे कौन? J.P. नारायण। ठीक है, ये जो सर्वोदया प्लान था
यह एक ऐसा प्लान था जो लघु और कुटीर उद्योगों पर निर्भर था, यानी कि लघु और कुटीर जो उद्योग रहते थे उन पर यह बढ़ावा देता था। आत्मनिर्भर बनने की यह एक योजना थी। जेपी नारायण तो इसके एसोसिएटेड थे ही, साथ ही हम कह सकते हैं कि यह योजना गांधी और विनोबा भावे जी की भी योजना थी। ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। द ऑनगोइंग 5 ईयर प्लान इज कॉल्ड द विच 5 ईयर प्लान। ठीक है, 11th 12th 13th 14th 3-4 साल पहले का यह क्या है, एक क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने आपके समक्ष रखा है। ठीक, हिंदी साहित्य से संबंधित इसमें लगभग 200 प्रश्न थे। तो देखिए उस समय यह पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछा है। तो उस समय 12th पंचवर्षीय योजना थी। हालांकि जो पंचवर्षीय योजना थी इसके बारे में शुरू में बात करूं कि यह योजना नेहरू जी ने चलाई थी। देखिए पंचवर्षीय योजना और कितनी इंपॉर्टेंट रोल था इसका, आप सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ही ये योजनाएं पंचवर्षीय योजना के नाम से शुरू की गई थी। और कब की थी? पंडित नेहरू ने उस समय 1951 में की थी, 1951 में। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट हमारी पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से 2017 तक थी। कब तक थी? 2012 से 2017 तक। ठीक, तो वह थी हमारी 12वीं यानी कि 12th पंचवर्षीय योजना। हालांकि आज मोदी जी ने इस पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय विकास एजेंडा के रूप में इसको विकसित करना चाहा है ना। तो इसीलिए ये पंचवर्षीय योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी उस समय, जो आर्थिक स्थितियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ही थी, भारत की आर्थिक स्थितियों को दृढ़ मजबूत करने के उद्देश्य से। लेकिन आज राष्ट्रीय विकास एजेंडा के तहत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने चेंज कर दिया है यह नाम। और लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वह थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भेल इज एसोसिएटेड विद व्हाट? हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजन्स यानी कि रेल, या ब्यूक्साइट एक्सपोर्ट से। तो ब्यूक्साइट एक्सपोर्ट तो नहीं होगा, हैवी इंजन्स भी नहीं होगा, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं होगा। सही विकल्प होगा हैवी इलेक्ट्रिकल्स। देखिए ये भेल जो है ना, अगर मैं इसके एक एक वर्ड का आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ इसकी फुल फॉर्म के तौर पर, तो इसका अर्थ होता है भारत सरकार के द्वारा यह स्थापित एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो जिसे भारत सरकार ही नियंत्रित करती है और विकसित करती है। ठीक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नाम से, बी से भारत, एच से हैवी और ई से इलेक्ट्रिकल और एल से लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से यह एक हैवी इलेक्ट्रिकल संस्था है जिसे भारत सरकार स्थापित करती है, नियंत्रित करती है। और क्यों इसका निर्माण किया है? देखिए यह एक इंजीनियरिंग संगठन है, ठीक, जो कि विनिर्माण के उद्देश्य से काम करता है भारत सरकार के द्वारा। तो इसीलिए आपने याद रखना है और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है हर बार। 1956 में इसकी स्थापना हुई है, आपने यह भी याद रखना है। ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना हुई है। द ईयर यानी कि विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? 1872 नहीं, 1911 नहीं, 1951 भी नहीं, बचा कौन? 1921। देखिए यह जो 1921 का दौर था यानी कि सन 1921 का, यह जाना जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से। ठीक, क्यों जाना जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से? यह हिंदी में अगर मैं कहना चाहूँ तो जनसांख्यिकीय विभाजन के नाम से जाना जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह वर्ष जो है विभाजन का एक महान वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, इसकी एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कि क्यों इसको एक महान विभाजन के वर्ष के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 को।
अस्तो माह सद्गम्य वाक्य किस वेद से लिया गया है? साम वेद से तो नहीं लिया है, अथर्व वेद से भी नहीं, यजुर्वेद से भी नहीं। देखिए ऋग्वेद से यह लिया गया है। वैसे ऋग्वेद में भी यह मिलता है अस्तो माह सद्गम्य, ठीक है। और इसके साथ ही आपको ईशा उपनिषद में भी यह देखने को मिलेगा, यह वाक्य ईशा उपनिषद में, और बृहदारण्यकोपनिषद में भी मिलेगा, ठीक है। बृहदारण्यकोपनिषद में भी मिलेगा अस्तो माह सद्गम्य। अब यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे तो ऋग्वेद, ईशा उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद में यह वाक्य मिलता है, ठीक है। अस्तो माह सद्गम्य दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मानव इतिहास में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ है? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो देखिए लोहा भी नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, बचा कौन? कॉपर यानी कि तांबा। तो मानव इतिहास में सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ या सिद्धार्थ? देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, है ना, 24 तीर्थकर, जिसमें कि पहले जो तीर्थकर थे वे थे ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, यह जाना जाता है आदिनाथ के नाम से, तो आपने याद रखना है। चोलों की राजधानी कौन सी थी, बताना है। चोलों की राजधानी का क्या नाम था? मदुरई तो नहीं था, वातापी भी नहीं था, प्रतिष्ठान भी नहीं था, बचा कौन? तंजौर। तंजौर या फिर तंजावुर, ठीक है, यह चोलों की राजधानी थी उस समय। देखिए चोल एक बहुत बड़ा राजवंश था, ठीक, बहुत बड़ा राजवंश था, और इसके संस्थापक थे विजयालय। पूछा जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय नाम के शासक इसके संस्थापक थे। यह एक राजवंश था और इनकी राजधानी थी तंजौर, जिसे तंजावुर भी कहा जाता है। कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें मिलता है? क्या विक्रमोदेव चरित में मिलता है? नहीं। हर्ष चरित में भी नहीं मिलता, राजतरंगिणी में मिलता है। देखिए कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है हमें राजतरंगिणी में, और आपको पता है कि राजतरंगिणी कश्मीरी जो ब्राह्मण कवि थे कलहण, बड़े ही चर्चित कवि रहे हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ इनका ग्रंथ है, जो 12वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा है। 12वीं शताब्दी अर्थात 1150, यानी कि 1100 से लेकर 1150 के बीच में, ठीक है। यह संस्कृत का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें हमें कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास या इसकी जानकारी मिलती है। सिंचाई के लिए अनेक नहरें किस शासक ने बनवाई थी? बलबन ने? जी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं, मोहम्मद तुगलक ने भी नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए अनेक नहरें बनवाई थी। नहरों के निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है अक्सर। और सबसे बड़ी जो नहर थी, जितनी भी नहरें इन्होंने बनाई उसमें थी सबसे बड़ी नहर शाहब नहर। पूछा भी जाता है यह प्रश्न, ठीक है। शाहब नहर सबसे बड़ी नहर थी। और साथ ही फिरोज शाह तुगलक को जजिया कर के लिए भी जाना जाता है। देखिए उस समय कर लगाए जाते थे ना, तो जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना है आपने। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो सभी भली भांति जानते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? द इंडियन तो नहीं थी, द प्रीवेस ऑफ इंडिया भी नहीं थी, तो बचा कौन? द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। यह भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोतीलाल नेहरू ने? तो नहीं, इन तीनों ने तो नहीं दी थी। तो बचे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। टैगोर जी ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। और साथ ही एक और प्रश्न बनता है कि तो फिर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था या कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने एम के गांधी को राष्ट्रपिता कहा था
राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी और टैगोर जी ने इन्हें महात्मा कहा था। बिहू और महारास ये लोक नृत्य कहाँ से संबंधित हैं, किस जगह से, ठीक है, या किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से तो नहीं है, उत्तराखंड से भी नहीं है, मध्य प्रदेश से भी नहीं है, बचा असम। तो असम के बड़े ही प्रसिद्ध प्रख्यात नृत्य हैं लोक नृत्य बिहू और महारास। प्रतिमा देवी संबंधित है कहाँ से? क्या ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? नहीं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से भी नहीं है, कथक से भी नहीं है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है प्रतिमा देवी जी, ठीक है। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित है यह। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में तो नहीं है, चेन्नई में भी नहीं है, सिकंदराबाद में भी नहीं है। विकल्प है देहरादून। जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। मैन बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे? साहित्य से, संगीत से, विश्व शांति से या फिल्मों से? तो देखिए, मैन बुकर जो पुरस्कार है वह साहित्य से संबंधित है। अभी हाल ही में वर्ष 2022 में, ठीक है, किसे मिला था मैन बुकर पुरस्कार? जो हमारी हिंदी राइटर गीतांजलि श्री हैं, है ना, गीतांजलि श्री, उन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। और यदि इसकी स्थापना की बात करूँ तो सन 1969 में, 1969 में इंग्लैंड की मैकडोनल कंपनी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक। भारत रत्न प्रथम बार किस वर्ष दिया गया था? 48, 50, 52 या फिर 54? जी हाँ, 1954 को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस किस को यह पुरस्कार मिला था सबसे पहली बार। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा शुरू किया गया था यह पुरस्कार, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न? आप ये सारी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रॉयटर्स का संबंध मूलतः इस देश से है। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस? तो देखिए, इंग्लैंड से इसका संबंध है। रॉयटर क्या होता है, यह किस चीज का नाम है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि आप नहीं बताते हैं। वंसटैग इस देश की संसद का नाम है। किस देश की? जापान की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन? तो जर्मनी की संसद का नाम है वंसटैग। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन तो नहीं थे, मैगेलन भी नहीं थे, मार्को पोलो भी नहीं थे, तो बचे कौन? रॉबर्ट पियरे। जी हाँ, रॉबर्ट पियरे जी ने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, या खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। और 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, इन्होंने उत्तरी ध्रुव को खोजा था। प्रश्न है कि केजीबी, ठीक है, केजीबी किस देश की खुफिया एजेंसी है? मिस्र, इराक, ईरान या फिर रूस? तो रूस की, यानी कि सोवियत संघ रूस की घरेलू सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी है आपकी केजीबी नाम से। ठीक। विश्व में इस धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई या फिर बौद्ध? तो देखिए जी, ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा है। अंकोर वाट क्या है? झील का नाम है, वाटिका का, मंदिर समूह का या फुटबॉल मैदान का? देखिए, अंकोर वाट एक तरह का मंदिर समूह है। ठीक है, एक तरह का मंदिर समूह का नाम है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो देखिए, ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। और सबसे पहले 1896 में, ठीक है, यूनान के एथेंस में इस खेल की शुरुआत हुई थी, इसका आयोजन किया गया था यूनान के एथेंस में, राइट। इस खेल को पिंग पोंग भी कहते हैं। किसे? लॉन टेनिस को, बास्केटबॉल को, टेबल टेनिस को या स्क्वैश को? तो देखिए जी, टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसे पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड में सबसे पहले इसकी शुरुआत मानी जाती है, इंग्लैंड में। ठीक। बंकर और बोगी इस खेल से संबंधित शब्द या टर्म्स हैं।
देखिए बंकर और बोगी किस खेल की टर्म्स हैं ये? चोली यानी कि पोलो की, गोल्फ की, बॉक्सिंग की या फिर चेस की? तो जो गोल्फ खेल होता है ना उसकी टर्म्स हैं बंकर एंड बोगी नाम से। ठीक है, याद रखना है। डेविस कप किस खेल में दिया जाता है या किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल? तो लॉन टेनिस, लॉन टेनिस में डेविस कप दिया जाता है। देखिए एक और प्रश्न बनता है कि थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? ठीक है, थॉमस कप तो यह दिया जाता है बैडमिंटन खेल में। बैडमिंटन खेल में थॉमस कप और डेविस कप दिया जाता है आपके लॉन टेनिस में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, जिसको कि NAM इंग्लिश में नाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। क्या 1950 में, 1958 में, 1951 या 1965? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय भी पूछा जाता है, देखिए वह है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिल्म से संबंधित है कि क्रिश 3 जो फिल्म आई थी उसमें कंगना राणावत के किरदार का क्या नाम था? माया, काया, छाया या फिर साया? तो इसमें उनका नाम था काया। ठीक है, और काल विवेक ओबराय जी का नाम था, है ना? सभी ने देखी होगी क्रिश 3। तो कंट्री लाइफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नोरा रिचर्ड्स, DN मजूमदार, निकोलस रोरिक या MS रंधावा? तो नोरा रिचर्ड की पुस्तक का नाम है कंट्री लाइफ। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी अच्छे से जानते हैं, 12 को नहीं, 11 को नहीं, 10 को नहीं, बल्कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया सामान्यतः क्या कहलाता है? यह ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है यानी कि तपेदिक, या रेबीज या फिर लेप्रोसिस से संबंधित है या प्लेग से संबंधित है? ठीक है, तपेदिक, रेबीज, कुष्ठ और प्लेग, इनमें से बताना है कि हाइड्रोफोबिया सामान्यतः किससे संबंधित है? तो यह रेबीज से संबंधित एक तरह का रोग है। देखिए यह एक तरह का संक्रमण होता है। ठीक है, संक्रमण अक्सर इसमें पानी से होने वाला डर पैदा होता है। ठीक है, पानी से भी डर लगने लगता है, इस तरह का यह संक्रमण होता है, जिसकी एक टर्म रेबीज संक्रमण भी है। हाइड्रोफोबिया रेबीज से ही संबंधित है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, न्यूमोनिया कैसे लिखा जाएगा? ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प A सही होगा। ठीक है, P साइलेंट रहता है, NEUMONIA, इस तरह से न्यूमोनिया की स्पेलिंग लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पर पिरामिड किस तरह से लिखा जाएगा? तो विकल्प A में यानी कि PYRAMID, ये सही स्पेलिंग होगी पिरामिड की। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्रेंड। जो फ्रेंड शब्द है उसका एंटोनिम क्या होगा? एनवी, स्लैब, फो या पंक? तो देखिए आपके फ्रेंड वर्ड का जो करेक्ट एंटोनिम होगा वह होगा फो। और क्या होता है फ्रेंड का एंटोनिम? और इनको राइवल भी कहा जाता है। ठीक है, अनफ्रेंड भी कहा जाता है या फिर हॉस्टाइल भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह की ये फ्रेंड के क्या हुए? एंटोनिम वर्ड हुए। ठीक, राइवल और अनफ्रेंड तो आप जानते ही हैं, बाकी हॉस्टाइल। ठीक है, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम भी पूछे जाते हैं, देखिए तो पता होना चाहिए। और फो तो है ही, FOE। गिव द करेक्ट प्रेपोजिशन ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, सही प्रेपोजिशन क्या होगा यहाँ पर? विकल्प B, ऑन हिज बर्थडे, यानी कि उसके बर्थडे के उपलक्ष्य पर इसने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन। नेक्स्ट प्रश्न में भी आपने करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है कि क्या होगा। सेंटेंस है, इट इज 7 o'clock डैश डैश माई वॉच। क्या? इन माई वॉच, ऑन माई वॉच,
एट माई वॉच या फिर बाई माई वॉच। तो यहाँ पर उचित जो प्रपोजिशन होगा वह होगा बाई। ठीक, कि इट इज़ 7 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 7 बजे हैं। सुकेती जीवाश्म उद्यान यानी कि जिसे फॉसिल पार्क भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? मंडी, सुकेत, किन्नौर या सिरमौर? तो यह सिरमौर में स्थित है। ठीक है, सिरमौर के नाहन में। कहाँ पर? सिरमौर के नाहन में सुकेती जीवाश्म उद्यान या फॉसिल पार्क स्थित है, जिसे कि शिवालिक जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। शिवालिक जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। और मैं बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म उद्यान है यह, एशिया का सबसे बड़ा, जो कि सिरमौर के नाहन में स्थित है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो देखिए, राज्यसभा के हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य हैं और लोकसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक, और उच्च सदन है ये संसद के। ठीक है, उच्च और निम्न सदन, यानी कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा आपका निम्न सदन है। ठीक है, तो आपको इन सदनों के बारे में पता ही होगा कि लोकसभा का चुनाव, इसका कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कितना होता है। ठीक है, लोकसभा से जो हिमाचल प्रदेश के 4 है आपके सदस्य, जैसे कि कांगड़ा से, मंडी से, हमीरपुर से और शिमला से हैं। ठीक, राज्यसभा के लिए जो 3 सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रॉक कट मंदिर कहलाता है? भरमौर 84, ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा, मसरूर कांगड़ा या फिर पंचवक्त्र मंडी? तो मसरूर कांगड़ा का जो टेम्पल है वह रॉक कट टेम्पल नाम से भी बड़ा प्रसिद्ध है, विख्यात है। अक्सर टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं। नैनसर झील किस जिले में स्थित है? मंडी में, चंबा में, कुल्लू या लाहौल स्पीति? तो देखिए, मंडी में तो नहीं है, चंबा में भी नहीं है और लाहौल स्पीति में भी नहीं है। अक्सर ये जो प्रश्न बनता है कि नैनसर झील किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो कुल्लू जिले में यह झील स्थित है। और इस झील से संबंधित तथ्य मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि माँ पार्वती के आंसू गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है। और जब कुल्लू के निरमंड के क्षेत्र में आप जाते हैं, निरमंड के जो पर्वत शिखर है, वहाँ से जब आप श्रीखंड महादेव की तरफ जाते हैं ना, तो वहीं पर यह झील पड़ती है। ठीक, निरमंड पर्वत शिखर से श्रीखंड कैलाश की ओर बीच में यह झील पड़ती है, जिसे कि नैनसर झील के नाम से जाना जाता है। और माँ पार्वती के आंसू गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है। इस प्रश्न के पीछे यह तथ्य बड़ा प्रसिद्ध है। अंतिम प्रश्न देखिए, जुग्गा आंदोलन किससे संबंधित है, यानी कि कौन से जिले से संबंधित है? सिरमौर से तो नहीं है, भटियात से भी नहीं, मंडी से भी नहीं। तो जुग्गा आंदोलन बिलासपुर जिला से संबंधित है। ठीक, बिलासपुर में यह आंदोलन बड़े जोरों शोरों पर हुआ था उस समय। 1883 से लेकर, यानी कि 1883 से लेकर 1888 ईस्वी के बीच में। ठीक, क्यों हुआ था? वहां का जो राजा था, राजा अमरचंद, उसका विरोध करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था ब्राह्मणों ने। ठीक है, ब्राह्मण राजा के अत्याचारों का विरोध करने के लिए झुग्गियां बनाकर रहने लगे थे, इसलिए तो इसका नाम जुग्गा आंदोलन पड़ा। ठीक, और उस समय झुग्गों पर इनके इष्ट देवता के झंडे लगाकर ये अपने कष्टों का निवारण सहते रहते थे। ठीक है, तो राजा क्या करता था कि उन ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लेता था और उनकी झुग्गियों में आग लगा देता था। तो इस रोष से या इस घटना से जनता में रोष उत्पन्न होता है और अंत में राजा अमरचंद को बेगार प्रथा समाप्त करना पड़ती, जो बिलासपुर में राजा अमरचंद ने बेगार प्रथा चलाई थी। ठीक है, तो फिर जनता जब भड़क जाती है तो उससे रोष उत्पन्न हो जाता है, तो उस तरह की प्रथाएं भी फिर राजा को बंद करना पड़ी और लोगों के बहुत ही यूं कह सकते हैं कि प्रेशर के अकॉर्डिंग राजा को फिर इस तरह की कई प्रथाएं बंद करना पड़ी और
उसके बाद फिर कई प्रशासनिक सुधार भी राजा की तरफ से किए गए। तो झुग्गा आंदोलन बेसिकली राजा अमरचंद जो बिलासपुर का राजा था, ब्राह्मणों ने शुरू किया था। झुग्गियां बनाकर वे रहने लगे थे। राजा अमरचंद के अत्याचारों का विरोध करने के लिए उन्होंने झुग्गा आंदोलन शुरू किया था। आपने इतना याद रखना है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।